अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन हमने स्टार्ट किया हुआ है पल्मोनोलॉजी, उसमें ये एक टॉपिक हमारा रहता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है। अच्छा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है इट इज़ अ पोर्शन ऑफ लंग्स फाइब्रोस। ठीक है, ये लंग्स है, इसमें जब एक पोर्शन फाइब्रोस हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि FeV1 टू FeVC रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। सही है, दिस इज़ अ वेरी माइनर चेंज और डिजीज़। तो इसमें जो ये रेशियो है ये वो इतना मतलब चेंज नहीं होता। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे कि FeV1 में कितना चेंज आता है और FeVC में कितना आता है। ठीक है। अच्छा, sarcoidosis में क्या होता है कि सिनेरियो जब हमारे पास आता है तो उसमें ज़्यादातर जो फीचर्स है वो ऐसे होते हैं कि एज यंग एज का पर्सन होता है पेशेंट। ठीक है, 30 to 32 ईयर्स। अच्छा, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? पेनफुल रेश ऑन द स्किन होता है और उसके साथ कफ एंड ब्रेथलेसनेस एंड डिस्पनिया। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी फीचर्स होते हैं। रेश ऑन स्किन जो है वो किसी भी रिस्पायरेटरी डिजीज में नहीं है एक्सेप्ट ऑफ दिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ठीक है, तो सार्कोइडोसिस की डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें अगर सिनेरियो में दिया हुआ है कि पेशेंट है उसको रेश ऑन द स्किन है और उसके साथ साथ उसको कफ ब्रेथलेसनेस एंड डिस्पनिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सार्कोइडोसिस का पेशेंट है। ठीक है। ठीक है, तो कफ ब्रेथलेसनेस एंड डिस्पनिया अलोंग विद द रेस्ट जो है ये हमें सार्कोइडोसिस की डायग्नोसिस देता है। ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें बॉडी जो है उसके अदर पार्ट्स जो है वो भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब इसका फिनोमेना क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इसमें बॉडी का ओन जो मैकेनिज्म होता है, ओन बॉडी जो होती है वो अपने सेल्स के अगेंस्ट जो है वो अटैक करना शुरू करता है। सही है, यानी ये लंग्स है, ये इसके अपने टिश्यूज है। ठीक है, इस पे ओन बॉडी डिफेंस सिस्टम जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड सार्कोइडोसिस। ठीक है, इसका कोई आउटसाइड से कोई फैक्टर यानी बैक्टीरिया वायरल या कुछ वो नहीं होता जिस तरह TB में होता है। ठीक है, इसमें अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो अगेंस्ट द बॉडी अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, हॉलमार्क इसका क्या होता है कि नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा बन जाता है। अब TB में हमने डिस्कस किया था कि इस यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। सही है, फिर इसके इर्द गिर्द जो है मैक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो गाइंड सेल फॉर्म करते हैं और इसी तरह जो है ग्रेनुलोमा एज अ होल फॉर्म हो जाता है। अब सार्कोइडोसिस में सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, यहाँ पे अपने बॉडी की ओन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है कि ऑन बॉडी अटैक अगेंस्ट बॉडी सेल्स। ठीक है, बॉडी सेल्स के अगेंस्ट जो है अपनी ही बॉडी अटैक करना शुरू कर देती है। फिर होता है कि वो सेल्स जिसके अगेंस्ट अटैक हो रहा है उसके इर्द गिर्द जो है मैक्रोफेजेस जमा हो जाती है इन फॉर्म ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है, इस तरह एपिथेलियल फॉर्म के शेप में सेल्स जो है वो उस सेल्स के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर जो है लिम्फोसाइट्स आते हैं और इसके अच्छा यहाँ पे जो है मैक्रोफेजेस जमा हो जाते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे मैक्रोफेजेस कलेक्टिवली कंबाइन हो जाते हैं और उसके सारे न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन हो जाते हैं सेंटर में। ठीक है, तो ये एज अ होल एक काइंड सेल बना देता है टू फॉर द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। ठीक है, और फिर इस मैक्रोफेजेस के इर्द गिर्द जो है ये ऑरेंज जो है ये लिम्फोसाइट्स जो है इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो ये एक एटिपिकल ग्रेनुलोमा नॉन कैसिएटिंग ये फॉर्म कर देते हैं। सही है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ऑन बॉडी अटैक अगेंस्ट बॉडी सेल्स देन सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन फॉर्म ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स linger in giant cells. A lot of macrophages combine with all nuclei in one cytoplasm. ठीक है, like this एक साइटोप्लाज्म में सारे न्यूक्लियाई जमा हो जाते हैं एंड देन इट इज सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट। दिस इज एटिपिकल ग्रेनुलोमा। ठीक है, सार्कोइडोसिस मैक्सिमम अटैक ऑन लंग्स। अच्छा, सार्कोइडोसिस जो है हमने पढ़ा कि ये सिर्फ लंग्स का नहीं है, इसमें बाकी बॉडी के पार्ट्स पे भी अटैक होता है, लेकिन जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो लंग्स पे होता है। सही है, आल्सो अटैक ऑन आई, स्किन, GIT, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे जो है अटैक मतलब बॉडी का अपना सिस्टम जो है इस पे अटैक कर सकता है। अब हमारे पास सार्कोइडोसिस का पेशेंट जो है वो किस क्लिनिकल फीचर्स के साथ रहेगा? लंग्स में क्या होगा? डिस्पनिया, ब्रेथलेसनेस एंड स्लाइड कफ। ठीक है, अलॉन्ग विद स्किन पे क्या होगा? रेशेस। ठीक है, तो सार्कोइडोसिस में दो मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? एक स्किन रेश हो गया और एक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दैट इज डिस्पनिया, ब्रेथलेसनेस एंड स्लाइड कफ। आई में यूवेटिस होगा, जॉइंट्स में अर्थलजिया। ठीक है, पेन इन जॉइंट्स, और लिम्फ नोड्स में लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, बायलेटरल इनलार्ज हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, एट इन फाइब्रोसिस सबसे पहले जो है ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं और फिर इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। सही है, तो सार्कोइडोसिस में क्या होता है? पोर्शन ऑफ लंग इज फाइब्रोस्ड। इस मैकेनिज्म से लंग्स जो है वो फाइब्रोस्ड हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या होंगे? सर्कोइडोसिस के इतने कॉमन इम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी इससे न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, लंग्स अगर सही प्रोसेस नहीं कर रहा ड्यू टू फाइब्रोसिस तो हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, ठीक है, कॉर्पुलर हार्ट भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे लंग्स पे यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, तो अगर यहाँ पे सर्कोइडोसिस और अटैक हो रहा है अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब जो है इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे कि उससे हमें सर्कोइडोसिस की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। सबसे पहले तो इसमें लिम्फोनिया होगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की अमाउंट कम होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्रोफेजेस और वो कंज्यूम हो रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे लिम्फोनिया होगा, ठीक है। एलएफटीज हम करेंगे ताकि बाकी बॉडी के फंक्शंस को हम टेस्ट कर सके, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया इसमें होता है, कैसे होता है? बॉडी में बहुत ज़्यादा मैक्रोफेजेस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, लंग्स में आ रहे हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या करता है? विटामिन डी पे एक्ट करता है, विटामिन डी सिंथेसिस, जैसे विटामिन डी एब्जॉर्ब कैल्शियम, ठीक है। क्या करता है मैक्रोफेजेस के? विटामिन डी की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। एज ए रिजल्ट विटामिन डी की सिंथेसिस जब ज़्यादा हो जाए तो वो कैल्शियम को बोन से एब्जॉर्ब करता है और एज ए रिजल्ट कैल्शियम जो है वो बोन्स में कम हो जाता है और बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, सही है। तो इस तरह हाइपरकैल्सीमिया इन द बॉडी, कैल्शियम इंक्रीज, ठीक है। तो इससे फिर क्या आउटकम होता है? हमारे पास किडनी स्टोन्स बनते हैं। जाहिर सी बात है, जब कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा होता है तो फिर इससे स्टोन्स बनते हैं, ठीक है। तो हाइपरकैल्सीमिया हमें क्या देगा? इन अ रिजल्ट किडनी स्टोन्स। अच्छा, सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू इंक्रीज इन कैल्शियम इन किडनी। अब देखिए किडनी में कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको एक्सक्रीट करना है। इसके लिए जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा बॉडी में वो सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट वो भी ज़्यादा हो जाएगा। चेस्ट रेडियोग्राफी हम इसलिए करेंगे ताकि हमें बायलेटरल हाइलर एडिनोपैथी का पता चले, ठीक है। हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, हाइलर लिम्फ नोड्स जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो इसको हम सही से रीड करने के लिए और देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई है लंग्स में। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड ग्रेनुलोमा चेक करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो है एफईवी और एफवीसी में स्लाइड सा चेंज आता है, तो एफईवी जो है वो स्लाइड डिक्रीज हो जाता है, एफवीसी ग्रेटर डिक्रीज, ठीक है। तो इसलिए रेशियो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। अभी हमने पढ़ा स्टार्ट में कि एफईवी1 डिवाइडेड बाई एफवीसी जो है वो रेशियो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो किस तरह नॉर्मल रहता है? नॉर्मली इस तरह होता है कि FEV1 जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है और FVC जो है वो ग्रेट डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से जो ये रेशियो होता है इसका आउटकम वो सेम रहता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ FVC, ठीक है। एक्सरसाइज टेस्ट हम करेंगे कि डिस्निया ब्रीथिंग वगैरह में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही, क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस हो रही है तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी हम वॉल्स में इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए करेंगे, ठीक है, कि कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ है उसको देखने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। HRCT रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन अपीयरेंस है, इससे हमें जो है एग्जैक्ट ऑब्वियस पता चल जाता है कि ये सर्कोइडोसिस है। इसमें होता है क्या है, रेटिकुलो का मतलब है कि मैश टाइप अपीयरेंस, ठीक है। तो रेटिकुलो नोडुलर ओपेसिटी जो है वो हमें सर्कोइडोसिस की डायग्नोसिस कंफर्म करता है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे ताकि अगर कोई मैलिग्नेंसी वगैरह प्रेजेंट है तो उसको हम रूल आउट कर सकें, ठीक है। एरिथेमा नोडोसम अगर रेसिस वगैरह वो प्रेजेंट है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सर्कोइडोसिस का केस डायग्नोस हो चुका है, इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि इसमें जो है विटामिन डी की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द एक्सट्रीम रिलीज ऑफ मैक्रोफेजेस, तो हम जो है ऐसा फ्रूट लेना या ऐसी चीज़ सनलाइट वगैरह लेना वो बंद कर देंगे या कम कर देंगे ताकि विटामिन डी कम हो और एज ए रिजल्ट बॉडी में कैल्शियम कम हो। कैल्शियम कम होगा तो किडनीज पे भी इफेक्ट नहीं जाएगा, स्टोन्स भी नहीं बनेंगे, सही है। अच्छा, NSAIDs हम इन्फ्लेमेशन के लिए दे सकते हैं क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसके अलावा जो है ब्रोंकोस्कोपी वॉल्स वगैरह में इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो हम ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम NSAIDs यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेरॉइड्स हम यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर इफेक्टिव है, उसका असर अच्छा हो रहा है तो फिर चाहिए कि हम सर्कोइडोसिस में स्टेरॉइड 6 वीक्स तक यूज़ करें, फिर इसके डोज को कम करना चाहिए, सही है, क्योंकि स्टेरॉइड्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेरॉइड्स नॉट वर्क, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, जो ये चूँकि बॉडी में अपना जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर रहा है, तो हम उस इम्यून सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम मेथोट्रेक्सेट ड्रग को यूज़ करेंगे।
क्लोरोक्विन हम यूज़ करते हैं जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स है, ठीक है, वो भी इफेक्टिव होते हैं। एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स जो है वो भी सप्रेस इम्यूनिटी करते हैं, ठीक है। और अगर इन सब से जो है मतलब बेहतरी ना आए या लंग्स कवर ना हो तो फिर लंग ट्रांसप्लांट जो है